प्यारे छात्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की सामाजिक विषय की जो अर्थशास्त्र की बुक है उसका अध्याय 2 उसका नाम है संसाधन के रूप में लोग, अर्थात संसाधन के रूप में लोगों का कैसे उपयोग होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अर्थशास्त्र में संसाधन के रूप में लोग, इसमें सबसे पहले हम करेंगे अवलोकन, है ना, जो जानकारी है संसाधन के रूप में लोग, है ना, ये इसका अध्ययन के लिए, है ना, क्या है, जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है ना। अर्थव्यवस्था पर क्या है, जो अर्थव्यवस्था पर जो दायित्व है जनसंख्या का, उसकी अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा फिर शिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, जब हमारी सरकारें शिक्षा में फिर शिक्षण में और चिकित्सा सेवाओं में निवेश करती है या निवेश किया जाता है, तो जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। जनसंख्या किसमें बदल जाती है? मानव पूंजी में बदल जाती है। आज ये बातें जाननी है कि जनसंख्या मानव पूंजी में कैसे बदलती है, इसको हम कुछ कहानियों के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है ना, जो भंडार है। क्या वास्तव में मानव पूंजी क्या है? कौशल, जो हमारी कुशलता है, काम करने का कार्य कौशल है, उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान और, है ना, ज्ञान और उत्पादन का स्टॉक है। अब इसके बारे में यदि हम परिचय करें, है ना, इसके बारे में हम एक हेडिंग और डाल सकते हैं, परिचय। परिचय किस प्रकार से कर सकते हैं? संसाधन के रूप में लोग, है ना, लेसन का नाम है संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में, जो उत्पादन कौशल है और उसकी क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत, है ना, किसी भी एक देश में कार्यरत लोगों का वर्णन करने का तरीका है ना। क्या है? लोगों का वर्णन करने का तरीका है। संसाधन के रूप में जो लोग हैं वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के, वर्तमान समय में, वर्तमान का मतलब है आज के समय में, है ना, कौशल और क्षमताओं में किसी देश के कार्यरत जो आजकल काम में लगे हुए लोग हैं, उनका वर्णन करने का तरीका है। दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है। जैसे हमारा ट्रैक्टर है या मशीनरी है, उसी तरह से ही मनुष्य भी संसाधन है ना। दूसरे संसाधनों की तरह ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। ठीक है, एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, या इसे एक हम मानव संसाधन कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? मानव संसाधन, क्योंकि मानव के रूप में, है ना, संसाधन, या संसाधन के रूप में लोग या मानव। अब बात करते हैं हम यहाँ पर पूंजी निर्माण। मानव पूंजी निर्माण कैसे होता है? जिन देशों ने मानव पूंजी निर्माण पर अधिक वहन किया, वो ज्यादा जल्दी विकसित हो गए। जैसे जापान जैसे देशों ने मानव पूंजी पर ज्यादा व्यय किया, तो संसाधनों के होते हुए, संसाधन विहीन होते हुए भी, है ना, उसके पास प्राकृतिक संसाधन ज्यादा नहीं थे जापान के पास, फिर भी उसने मानव संसाधन पर व्यय किया और वो डेवलप हो गए। तो मानव पूंजी निर्माण, जब मानव संसाधन को अधिक शिक्षा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, मनुष्यों को ज्यादा शिक्षा दी जाती है, उनके स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो इसे हम मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो, है ना, भौतिक पूंजी निर्माण की तरह ही देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करती है।
जैसे भौतिक पूंजी है ना वृद्धि करती है, ऐसे ही देश की मानव है ना मानव पूंजी भी देश के विकास में वृद्धि करती है, देश के उत्पादन की शक्ति को बढ़ाती है। ये बात हमें जाननी है। और क्या करती है? मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों की भांति, जैसे अन्य संसाधन क्या, भूमि भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ। मानव पूंजी जो अन्य संसाधन हैं उनसे श्रेष्ठ है। उनसे श्रेष्ठ कैसे है ये हमें जानना है ना। मानव पूंजी से भूमि है, हमारी मशीनरी है, इनसे श्रेष्ठ कैसे है, भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ कैसे? क्योंकि मानव संसाधन ही भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। मानव संसाधन ही भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। मानव के बिना भूमि और पूंजी उपयोगी नहीं है या उपयोगहीन है। आप देखेंगे जहां पर मानव नहीं पहुंचे हैं वो भूमि बेकार पड़ी हुई है ना। तो मानव भूमि और पूंजी के लिए अधिक उपयोगी है। मानव के बिना पूंजी और भूमि बेकार है। अब यहाँ पर हम करते हैं शकल की कहानी। यहाँ बताते हैं आपको, एक शकल लड़का है, उसकी कहानी किस प्रकार से थी, क्योंकि हमने 9th क्लास में ज़्यादा कठिन सिलेबस ना करके इसको एक कहानियों के माध्यम से ही समझाया गया है। अब देखिए, शकल और विलास दो मित्र हैं। दो मित्रों की कहानी हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। दो मित्र है ना, विलास और शकल एक ही गांव में, गांव का नाम यहाँ पर सोनपुर रख दिया, कुछ भी आप रख लीजिए है ना, ये वास्तविक गांव नहीं है, कल्पना का गांव है ना। एक ही गांव में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष थी। शकल की आयु 12 वर्ष थी और उसकी माँ का नाम यहाँ पर शीला है, जो घर का कामकाज देखती है या घर के कामकाज का ध्यान रखती है। उसके पिता बूटा चौधरी जो हैं खेतों में काम करते थे और शकल क्या करता है, घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता है या घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाता है और वह साथ ही साथ अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल भी करता है, उनको खिलाने का भी काम करता है। और उसके जो चाचा हैं श्याम है ना, वो 10वीं पास हैं, मैट्रिक पास हैं, मैट्रिक की परीक्षा पास की है, लेकिन उनको अभी कोई नौकरी नहीं मिली है। तो नौकरी ना मिलने के कारण वो घर पर ही बेकार बैठे। शकल के माता पिता चाहते हैं, जबकि वैसे ऐसा देखा जाता है अगर घर में एक बच्चा नौकरी ना लगे तो फिर सब लापरवाह हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई फायदा नहीं, नौकरी तो मिलती नहीं। परंतु शकल के जो माता पिता हैं वो चाहते हैं कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे है ना। उन्होंने गांव के स्कूल में उसका प्रवेश एडमिशन करवा दिया है ना, गांव के ही स्कूल में उसको एडमिशन दिला दिया है और उसने 12वीं पास कर ली है। अब पिता ने है ना उसे और पढ़ाई करने की सलाह दी, पिता ने उसे और अधिक पढ़ाई करने की सलाह दी है और उन्होंने लोन लेकर कर्ज लेकर कंप्यूटर के व्यावसायिक प्रशिक्षण में है ना उसको कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन दिला दिया है। शकल प्रतिभाशाली है, होशियार है, अतः उसने लगन और बड़ी मेहनत के साथ अपना कोर्स पूरा किया। शकल ने बड़ी लगन और मेहनत के साथ अपना कंप्यूटर का कोर्स पूरा किया है और कुछ समय बाद ही जब उसे कोर्स पूरा हो गया, कुछ समय घर पर रहा, कुछ समय बाद ही उसे एक प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। शकल की रुचि है अपने काम करने में, तो रुचि लेते हुए उसने एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया, एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। उस सॉफ्टवेयर की मदद से कंपनी को अपनी बिक्री बढ़ाने में काफ़ी मदद हुई है। उस सॉफ्टवेयर की मदद से जिस कंपनी में लगा हुआ उस कंपनी की बिक्री बढ़ गई है। अब इसके काम से खुश होकर इसके जो बॉस हैं या इसके जो अधिकारी हैं, अपर अधिकारी हैं, उन्होंने इसको प्रमोशन या प्रोन्नति या पदोन्नति दे दी है, अर्थात इसको आगे है ना प्रमोशन दे दिया गया है। तो ये कहानी है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, पूंजी निर्माण किया है ना, इसमें मनुष्य, ठीक है, मानव पूंजी निर्माण किया है।
क्योंकि उसकी शिक्षा पर हमने ध्यान दिया है। इसके अपोजिट जो दूसरी कहानी है उसको भी हम यहाँ पर बताते हैं। वहां पर मानव पूंजी निर्माण की कैसे कमी रह गई है। इसके साथ लेते हैं हम विलास की कहानी। विलास क्या है? विलास भी इसी गांव में रहता है। विलास 11 साल का लड़का है। विलास की उम्र 11 वर्ष है और वह सकल के ही गांव में रहता है, अर्थात दोनों एक ही गांव में रहते हैं। विलास के पिता एक मछुआरे का काम, मछली पकड़कर उन्हें बेचने का काम करते थे। जब विलास 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई, उसके पिता का देहांत हो गया। अब उसकी माँ गीता ने मछलियां बाजार में बेचकर परिवार को पाला पोसा, परिवार का भरण पोषण किया। वह एक जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदकर उन्हें बाजार में बेचती थी और लगभग 150-150 रुपए रोजाना कमा लेती थी, जिससे परिवार का पालन पोषण भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। विलास को एक गठिया रोग हो गया, एक बाय का रोग है, जोड़ों का रोग हो जाता है, वो गठिया का रोगी बन गया। उसकी माता जी के पास पैसे नहीं थे कि वो उसको एक अच्छे डॉक्टर को दिखा सके, या अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए उसकी माता के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। विलास स्कूल भी नहीं जा सका है, क्योंकि वह पढ़ने में रुचि नहीं रखता था, या वह बीमारी के कारण आलसी हो गया, पढ़ाई में रुचि नहीं रखता था, वह स्कूल भी नहीं जा सका और वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद कर दिया करता था तथा अपने छोटे भाई की भी देखभाल किया करता। गांव के सभी बच्चे अपने छोटे बहन भाइयों की मदद करते। इसी प्रकार से विलास भी अपने छोटे भाई की मदद कर दिया करता। कुछ समय बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई। अब परिवार की देखभाल करने वाला और मदद करने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं, क्योंकि परिवार में विलास ही बड़ा है या उसकी माँ है, उनकी मदद करने वाला अब कोई नहीं था। अब विलास की विलास भी उसी गांव में क्या करे, कोई रोजगार नहीं है दूसरा, तो उसी गांव में मछलियों का मछली बेचने के लिए बाध्य हो गया। वह मछली बेचने के लिए मजबूर हो गया, मछली का ही काम किया। और उसकी माँ, वह भी कम आमदनी के कारण अपनी माँ का इलाज नहीं करा सका, क्योंकि वह भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था, क्योंकि अच्छे इलाज कराने के लिए अस्पताल जाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, जो कि विलास के पास पैसे की कमी थी। तो पैसे की कमी के कारण वह अपनी माता का भी इलाज नहीं करा सका और वह बीमार रहने लगी। अब देखिए गरीबी के कारण किस प्रकार से आते। जबकि यदि हम बात करें यहाँ पर जापान जैसे देशों की, यहाँ पर बात करें हम जापान जैसे देश, जापान तो है अन्य देश भी, जापान के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वह इन संसाधनों को दूसरे देशों से खरीदता है और फिर उत्पादन करता है। उसके बावजूद भी जापान एक विकसित देशों की श्रेणी में कैसे आ गया, ये हमें जानना है। तो जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया। उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था, जैसे हमारे भारत में सभी प्राकृतिक संसाधन है और वह विकसित देश बना। कैसे बना, वे अपने देश के लिए आवश्यक जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको आयात करते हैं, मंगाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को दूसरे देशों से लेते हैं। और वे कैसे धनी विकसित बन गए, ये हमारे लिए देखने का विषय है, क्योंकि वहाँ के लोग इतने कर्मठ और ईमानदार हैं, देश के लिए, देश सेवा के लिए, देशभक्ति की भावना उनमें फूट कर भरी है, जिस कारण से आज जापान जो कभी 1945 में पूरी तरह से तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था, तो उस पर अमेरिका ने बम गिरा दिए थे, 2 बम गिरा दिए थे इसके शहरों पर, नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर, तब वो बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो गया था। उसके बावजूद भी प्राकृतिक संसाधनों के अभाव में भी वह एक विकसित देश बन गया। ये हमारे लिए सीख लेने का विषय है छात्रों। और एक बात और बता दें, जैसे हमें आमदनी जो हमारी आय में जोड़ी जाती है, हमारे परिवार में
पुरुषों की आय तो जोड़ी जाती है, महिलाओं की आय नहीं जोड़ी जाती, बहुत कम जोड़ी जाती है। इसका कारण क्या है? परिवार के लिए जो दी गई सेवाएं हैं उनके बदले में महिलाओं को हम कोई भुगतान नहीं करते। मान लिया हमारी माताएं या अन्य महिलाएं परिवार के लिए खाना बनाना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, अन्य प्रकार के जो कार्य करती हैं, हम उनके लिए कोई उन्हें मजदूरी या भुगतान थोड़ी देते हैं। अतः उन्हें राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। अर्थात पुरुषों की आय को जो हम बाहर से कमा के लाते हैं उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है, जबकि महिलाओं की आय को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। जनसंख्या की गुणवत्ता में शिक्षा और स्वास्थ्य का विशेष महत्व होता है। ये हमने जापान जैसे देशों की कहानी से जाना। ठीक है, तो जनसंख्या की गुणवत्ता, अच्छे गुण है ना, और उसका कैसा स्वास्थ्य रहेगा, कैसी शिक्षा है, इसका विशेष महत्व होता है। अब यदि हम बात करें बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगारी से हमारा क्या तात्पर्य है, इसके ऊपर परिभाषा प्यारे बच्चों आ सकती है, पूरी अच्छी तरह से याद कर लेना। तो बेरोजगारी उस समय विद्वान कही जाती है या उस समय मानी जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। यदि जैसे मान लिया 500 रुपये की आमूल मजदूरी चल रही है और लोग 500 रुपये की मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हैं और उन्हें 500 रुपये की भी मजदूरी ना मिल पाए, तो वो ऐसी स्थिति बेरोजगारी है। बेरोजगारी कई प्रकार से हो सकती है। गाँव में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी देखी जाती है। तो यहाँ पर हम मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी का जिक्र करेंगे। ये किस तरह होती है? प्यारे छात्रों, आप दिल्ली में रहते हो और देखते हो कि आपके पेरेंट्स 12 महीने काम करते हैं, परंतु गांव की स्थिति ऐसी नहीं है। गांव में क्या, जब फसलों का काम आता तो लोगों को रोजगार मिल जाता, बीच के समय में वो खाली रहते, है ना। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे मैंने बताया, जब फसल बुआई होती है या फसल की कटाई होती है तब लोगों को रोजगार मिल जाता है, क्योंकि दूसरे के खेतों पर मजदूरी करने चले जाते हैं और बीच के समय में उनको काम नहीं मिलता। तो ऐसा किन लोगों के साथ होता है? जो कृषि पर आश्रित लोग हैं, आमतौर पर, है ना, इस तरह की समस्या से जूझते हैं। जो कृषि पर या खेती कार्यों में लगे हुए लोग हैं, वो ही आमतौर से ऐसी समस्याओं से जूझते रहते हैं। ठीक है, या उनको ही ऐसी मौसमी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। अब मौसमी बेरोजगारी जान गए आप, इसके साथ साथ चर्चा करते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? ये आपको नया सा शब्द लगेगा, है ना, पर जानना तो है। किसी काम के लिए मान लो 5 लोगों की आवश्यकता है ना, ये 10 लोगों की आवश्यकता है और उसमें 15 लोग काम पर लगे रहते हैं। जैसे परिवार के लोग ही अक्सर ऐसा करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर 5 लोगों के काम की आवश्यकता है, 8 लोग लगे हुए, 3 लोग कैसे हो गए? प्रच्छन्न बेरोजगार हो गए। उनकी बेरोजगारी हमें दिखाई नहीं देती, छुपी हुई बेरोजगारी कह सकते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम छुपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हैं। या 10 लोगों को, है ना, 10 लोग उस काम को कर सकते हैं और 15 लोग उसी काम पर लगे हुए हैं, तो 5 लोग प्रच्छन्न बेरोजगार या छुपे हुए बेरोजगार हैं। और जब बेरोजगारी आती है तो बेरोजगारी में जब यदि वृद्धि होती है उससे मंदी की संभावना बनती है ना, एक मंदी की संभावना हो सकती है, अर्थात देश में मंदी आ सकती है, ये कारण बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जाना मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न माने छुपी हुई बेरोजगारी। इसके साथ साथ ही हम एक कहानी पर और चर्चा कर लेते हैं। वह कहानी, हम एक गांव की कहानी लेते हैं। कोई एक गांव की कल्पना करते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने 9th क्लास में कहानियों के माध्यम से ही सिर्फ इन शब्दों को जानना और समझना। अगर आप मन लगाकर सुनेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको बड़े अच्छे से, है ना, अगली क्लासों के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि हमें अगली क्लासों में अर्थशास्त्र को कैसे पढ़ना है, इसलिए उन शब्दों को सिर्फ जानना है।
अब हम बात करेंगे एक गांव की कहानी। एक प्यारे छात्रों, एक कोई गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। गांव में रहते हैं तरह तरह के परिवार रहते हैं। प्रत्येक परिवार इतना अन्न उपजा लेते थे, इतने अन्न का उत्पादन कर लेते थे जिससे परिवार के सभी सदस्यों का भरण पोषण हो सके या परिवार के सभी लोग है ना खा पी सके। परिवार के सदस्य अपने कपड़े स्वयं धुलते, गांव में है ना कोई ज्यादा कारखाने होते नहीं, अपने कपड़े धुलते, अपने बच्चों को पढ़ाते। इस तरह प्रत्येक परिवार की अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी हो जाती या प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकता स्वयं पूरी कर लेता। उसमें क्या हुआ, एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में दाखिला करने का फैसला लिया या कृषि महाविद्यालय में भेजने का निर्णय लिया और लड़के को पास ही के कृषि महाविद्यालय में एडमिशन मिल गया, जो उनके घर शहर के है ना थोड़ा बहुत नजदीकी पर था, ज्यादा दूर नहीं था, वहां पर उसको एडमिशन मिल गया। अब कुछ समय का कोर्स होता, कुछ समय पश्चात उसने कृषि इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर ली, कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर ली और वह वापिस गांव में लौट आया। जब वह गांव में लौट आया तो वह इतना सृजनात्मक हो गया था कि उसने उन्नत किस्म के एग्रो इंजीनियरिंग है ना का नया काम सृजित करना शुरू किया। उसने क्या किया कि एक उन्नत किस्म का हल तैयार किया, हल का नमूना तैयार किया जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। क्योंकि गांव के लोग पुश्तैनी हल की सहायता से काम कर रहे थे, उसने एक नए किस्म का हल तैयार किया जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई और इस प्रकार देखते देखते गांव में एग्रो इंजीनियर का नया फार्मूला, नया काम सृजित हुआ और उसने वो बनाने शुरू किए, वो गांव में ही बिकने लगे, अर्थात गांव में ही उसकी पूर्ति होने लगी। इस प्रकार से उसे धन की भी पूर्ति होगी। गांव के उस परिवार ने जो अधिक अन्न उपजाया था, उसका जो बचा हुआ फसल का हिस्सा था, उसको पास के ही गांव में या शहरों में बेच दिया, जिससे उन्हें अच्छा लाभ या धन प्राप्त हो गया और इस लाभ को उन्होंने आपस में बांट लिया। अब इस परिवार की जो उन्नति हुई, इस परिवार की उन्नति या सफलता से अन्य लोग भी प्रेरित हो गए और उन्होंने क्या किया, प्रेरित होकर कुछ समय बाद गांव के सभी परिवारों में एक पंचायत या बैठक की, है ना, एक बैठक बुलाई, बैठक की और वे अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य की इच्छा रखते थे, है ना। वो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की चाह रखते थे। उन्होंने गांव पंचायत से एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया, निवेदन किया या प्रार्थना की। उन्होंने गांव की पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने की प्रार्थना की और पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। क्या विश्वास दिलाया कि हम सभी अपने अपने बच्चों को स्कूलों में भेजेंगे। और पंचायत ने क्या किया, पंचायत ने सरकार की मदद लेकर के गांव में एक स्कूल खोल दिया और गांव के पास के किसी दूसरे गांव से वहां पर एक टीचर की नियुक्ति हो गई, एक टीचर भी अपॉइंटमेंट हो गए पढ़ाने के लिए। अब गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। देखिए किस तरह के सवाल आते हैं। अब गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय बाद गांव के एक परिवार ने सोचा, है ना, अपनी एक लड़की को सिलाई का काम सिखाना शुरू करें। सिलाई के काम में प्रशिक्षण दिलाया, है ना, और वह भी अब जब उसे प्रशिक्षण प्राप्त हो गया या सिलाई का काम सीख गई तो उसने क्या किया, गांव के सभी लोगों के कपड़े सिलने शुरू कर दिए। क्योंकि गांव के सब लोग पहले हाथ से सिलते थे, अब मशीन से सिले हुए कपड़े सुंदर होने लगे तो वो भी अच्छे ढंग से कपड़े सिले हुए पहनना पसंद करते थे, है ना। सब चाहते थे कि हम मशीन से सिले हुए कपड़े पहने। इस तरह से गांव में एक दर्जी का काम, है ना, सृजित हो गया, है ना, और एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब किसानों को कपड़े खरीदने के लिए दूर शहर जाना पड़ता था और वहां जाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे गांव में ही वो कपड़े मिल जाते थे। और
उस लड़की को है ना कपड़े सिलने से आमदनी प्राप्त होगी। और गांव के जो किसान लोग दूर जाते थे कपड़े खरीदने के लिए, उनका वो समय बचने लगा और उस समय का उपयोग उन्होंने अपने कृषि कार्यों में अपने खेतों पर किया, जिससे उनको अधिक उपज मिलने लगी। अधिक उपज मिलने से उनको लाभ ज्यादा हो गया, उस अधिक उपज को बाजार में बेचकर उन्हें आमदनी प्राप्त हो गई और गांव वाले लोगों की इस प्रकार से समृद्धि हो गई, वहां की समृद्धि प्रारंभ हो गई। तो किसानों ने क्या किया, किसानों ने पास अपने जो उपयोग की वस्तुएं थी है ना, वो उनसे ज्यादा जो वस्तुएं उत्पादन की वो गांव में या दूसरी चीजों पर बेचनी शुरू कर दी। और गांव में औपचारिक रूप से जब पहले कोई अवसर नहीं थे, अब अवसर प्राप्त हो गए। कैसे अवसर मिले? शिक्षक का पद हो गया, दर्जी का पद हो गया, एग्रो इंजीनियर का पद हो गया, अन्य पद जैसे गांव में गुड़ बनाने का काम और अन्य तरह के कार्य हैं। तो अन्य तरह के लोगों से अब ये अन्य तरह के पदों से गांव परिपूर्ण हो गया। एक साधारण गांव की एक कहानी थी है ना, जो साधारण गांव से एक उन्नत गांव कैसे बना, जहां पर मानव पूंजी के उठते हुए स्तर ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के लिए है ना स्थल के रूप में किस प्रकार से विकसित किया। तो प्यारे छात्रों, एक गांव की कहानी के माध्यम से आपने जाना कि एक साधारण से गांव के लोग भी किस प्रकार से अपने परिवार को, अपने गांव को उन्नत बना सकते हैं। तो ये हमारा लेसन 2 था और इसमें इतना ही है, पढ़ाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसको हमें कहानी के माध्यम से इन शब्दों को जानना है, जैसे दर्जी का पद है ना, एग्रो इंजीनियर का पद, या कंप्यूटर है, इसमें एक कंप्यूटर की भी क्लासों की बात आई है, कंप्यूटर प्रशिक्षण का अन्य प्रशिक्षण है ना, या यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी के रूप में डॉक्टर हैं। अन्य तरह से हम गांव का विकास कर सकते हैं। तो ये हमने इस प्रकार से जाना। ये लेसन इतना ही था और अगली लेसन की वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे और हमारे चैनल को देखते रहिए। चैनल का नाम है ब्राइट फ्यूचर बाय तेजस।